एक्सेप्ट कर लिया है कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। एंड वी आर सीइंग सो मेनी पेशेंट्स एवरी डे। हमारे सेटअप पे हम कितने पेशेंट्स ठीक करके भेज चुके हैं, कितने पेशेंट्स सिक हैं जो अभी एडमिटेड हैं। तो आज हम उन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो रोज पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स हमसे पूछते हैं कोरोना को लेके। सबसे पहला ये है कि आप घर पर हैं और आपको लग रहा है कि सांस में तकलीफ है, तो अलग अलग थ्योरीज आई हैं कि अगर आप 10 सेकंड सांस रोक के देखते हैं और आपको लगता है कि तकलीफ नहीं हो रही है, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि इवैल्यूएट कर सकती है, सो डेफिनेटली ये सब कर सकते होंगे, बट देन दीज आर नॉट रिकमेंडेड। अभी एक जो रिकमेंडेशन का पार्ट है वो ये है जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट मतलब हम पेशेंट को एक नॉर्मल पेस पे 6 मिनट के लिए चलने के लिए देखते हैं और 6 मिनट में चलने के बाद उनके ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करते रहते हैं। अगर 6 मिनट के बाद ऑक्सीजन लेवल्स का डिप 6 से 8% से ज्यादा हो तो डेफिनेटली लंग इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है, विच इज अ क्वाइट ऑथेंटिक टेस्ट। पल्स ऑक्सीमीटर है विच इज अ सिंपल डिवाइस कि आपने अपनी फिंगर पे ऐसे लगाया और वो आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को मॉनिटर करेगा। सो अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स जो नॉर्मली 95 to 97% होते हैं, अगर वो 95 से नीचे आते हैं और डिक्रीजिंग ट्रेंड रहता है, लाइक 95, 94, 93 ऐसा रहता है, तो दैट्स एन अलार्म। तो अब आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में आना है, डॉक्टर की एडवाइस लेनी है एंड फर्दर चेकअप्स के लिए जाना है। तो इससे पहले कि आपका नुकसान शुरू हो, बॉडी में निमोनिया बढ़ जाए, ये ऑक्सीजन लेवल्स एक इंडिकेटर है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन और आपको डॉक्टर की जरूरत है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन में एक टर्म होती है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया मतलब कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम होते जाते हैं, जिसको हाइपोक्सिया कहते हैं, लेकिन आपको सांस नहीं फूलता है। बाय द टाइम आपको सांस फूलने लगता है, आपके ऑक्सीजन लेवल्स इतना डिप कर जाते हैं कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। सो अगर आपके सिम्टम्स वर्सन होते हैं या आप इनिशियल स्टेज पे ही मॉडरेट या सिवियर कैटेगरी में आते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आपके ऑक्सीजन लेवल्स, ऑक्सीजन डिमांड्स और जो भी बॉडी के सिम्टोमेटिक रिलीफ की मेडिसिन है वो दी जाती हैं। आजकल हमारे पास काफ़ी मेडिसिन अब अवेलेबल हैं विच आर ऑल्दो अंडर ट्रायल, जैसे कि HCQs हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। जैसे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फाइट में जाती है कोरोना से, तो हमारी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन होती है। उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक टोसालिजुमैब अवेलेबल हैं। एंटी वायरल ड्रग्स लाइक रेमडेसिविर, फेबीफ्लू ये अवेलेबल हैं। और HCQs, अनदर ड्रग्स आर स्टेरॉइड्स आर एडेड टू दी थेरेपी इफ थिंग्स वर्सन। अगर बीमारी बढ़ती है तो स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स को भी ऐड किया जाता है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दी आपकी सिवियरिटी कितनी है। कि देखा गया है कि कोरोना इन्फेक्शन इज अ हाइपर कोगुलेटिव स्टेट। हाइपर कोगुलेट मतलब इसमें खून गाढ़ा हो जाता है और कहीं कहीं जम जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो इसीलिए हम इसमें खून पतला करने की दवाई देते हैं। सो जो पेशेंट्स एल्डरली हैं, 60 साल से ऊपर के हैं और उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी या ऐसी कुछ बीमारियां हैं, तो उनको हमें हॉस्पिटलाइज करना पहले ही स्टेज पर शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आपने टेस्ट कराया और आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तब क्या करना है? क्या फिर से हमें उस चीज को लेके पैनिक करना है? अब उसमें कुछ डिमार्केशंस हैं, कुछ ग्रेडिंग हुई है कि आप क्या माइल्ड फॉर्म में आते हैं, मॉडरेट में आते हैं कि सिवियर में आते हैं। माइल्ड मीन्स अगर आपको हल्का गले में खराश है या बॉडी एक हो रहा है। मॉडरेट मतलब अगर आपको निमोनिया बन रहा है और आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं। सिवियर होता है अगर फेफड़े में दोनों तरफ निमोनिया है, ऑक्सीजन लेवल्स फॉल कर रहे हैं और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो माइल्ड केसेस हैं, जिनको हल्का बॉडी एक या सोर थ्रोट है, उनको डॉक्टर्स होम क्वारंटीन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये होम क्वारंटीन क्या है? होम क्वारंटीन का पर्पस क्या है? होम क्वारंटीन का पर्पस एक तो ये है कि आप घर में एक कमरे में रहें, क्योंकि आपको हेल्थ केयर को बर्डन नहीं करना है। आज के टाइम में इतने सारे केसेस हैं, तो जो पेशेंट्स कंपैरेटिवली स्टेबल हैं वो होम क्वारंटीन में रहें, ताकि जो सिक पेशेंट्स हैं उनको जेन्युइन केयर मिल सके। तो आपको घर पर रहना है, लेकिन क्योंकि आप इन्फेक्शियस हो और फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकते हो, तो आपको घर में अपने आप को आइसोलेट करके रखना है। घर के बाकी मेंबर्स से आइसोलेशन में रहना है। उसको एक वेल वेंटिलेटेड रूम जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम हो और जहाँ पे पेशेंट अपने आप की टेक केयर कर सके, उसको वहीं पे लिमिटेड रहना है। बट दैट डजंट मीन कि उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसीलिए होम क्वारंटाइन की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसमें डॉक्टर आपको एक
प्री फॉर्म्ड मेडिकेशन आपको एडवाइज करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आपको अपने वाइटल्स को मॉनिटर करना है। वाइटल्स मीन्स आपको सुबह शाम अपना टेम्परेचर चार्ट करना है, अपना ऑक्सीजन लेवल्स चेक करने हैं, जो कि एक पल्स ऑक्सीमीटर से होते हैं। क्या मैं जब एक कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूं तो क्या मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है? तो हमें उसमें क्लोज कांटेक्ट को डिफरेंशिएट करना है। सपोज आपके कोई क्रॉस करके गया तो आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। सो क्लोज कांटेक्ट होता है कि जो इंसान बिना मास्क पहने एक पॉजिटिव पेशेंट के पास 15 मिनट से ज्यादा रहता है एंड उन दोनों के बीच का फासला 3 फीट से कम है। सो 3 फीट मोर देन 15 मिनट्स, तभी हम उस पेशेंट को क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। अदरवाइज हम उसको क्लोज कांटेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। तो अगर आप क्लोज कांटेक्ट में आ गए हैं, अगर आपको पता नहीं है और उसके बाद आपको पता चलता है कि 2 दिन के बाद वो इंसान का पॉजिटिव आया है, तो आपको क्या करना है, आपको कितना पैनिक करना है, आपको कौन से टेस्ट कराने हैं कि नहीं कराने। तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिलेंगे। ये जो टेस्ट है कोविड-19 RT-PCR स्वैब से जो होता है, ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही होता है। और अगर आप जैसे सपोज आज एक्सपोज हुए हैं तो डे 5 से डे 10 वाला दिन होता है, जिसमें अगर आप टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अच्छी होगी। मतलब अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसका जांच में आने में 5 से 10 दिन का वक्त लगता है। सपोज किसी के कांटेक्ट में आने से 5 दिन से पहले ही आपको सिम्टम शुरू हो गए हैं तो भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, बट नॉर्मली 5 से 10 दिन ऑफ एक्सपोजर के बीच में इज द राइट टाइम टू गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। अभी और सवाल जो एक बहुत कॉमन है कि जैसे कि हमारे पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं तो एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज वो चाहते हैं कि हमारा टेस्ट दोबारा किया जाए। उसका 2 पर्पस है। एक तो इसलिए कि वो देखने के लिए कि क्या एक्चुअल वो नेगेटिव हो गए हैं, दूसरा अगर वो नेगेटिव हो गए हैं तो क्या वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रह सकते हैं या अपनी क्वारंटीन वाले पीरियड को ब्रेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी कहती है गाइडलाइंस के हिसाब से भी कि अगर आप माइल्ड या मॉडरेट केस में आते हैं, माइल्ड या मॉडरेट मतलब अगर आपको आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ी है, ARDS में नहीं गए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का हम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज टेस्ट नहीं करते हैं। द क्राइटेरियाज हैव चेंज। उसमें क्या है कि अगर आपको 10 दिन हो गए हैं आपके सिम्टम शुरू हुए को और पिछले 3 दिन से आपको फीवर नहीं आया, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि 3 दिन लगातार आपको फीवर नहीं आया है एंड आपके 10 दिन सिम्टम ऑनसेट को हो गए हैं, तो हमें कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हम अपना क्वारंटाइन पीरियड फिनिश कर सकते हैं और नॉर्मल अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा है कि नॉर्मली क्या है, 14 डेज पे हमने रिपीट टेस्ट कराया, रिपीट टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। फिर एक दिमाग में और ये आना कि क्या मैं फिर से अभी तक पॉजिटिव हूँ, क्या मैं अभी इन्फेक्शियस हूँ, मैं औरों को इन्फेक्शन दे सकता हूँ, क्या बीमारी मेरे अंदर अभी भी चल रही है। तो ये सब क्वेरीज रहती हैं। तो हमें ये समझना है कि जब हम 14 दिन के बाद भी टेस्ट करते हैं तो बहुत लोगों का पॉजिटिव आता है। दैट डज नॉट मीन कि उनके अंदर इन्फेक्शन है। ये देखा गया है कि वो जो स्वैब में आता है वो वायरस है, दैट कैन बी डेड वायरस। वो वायरस हमारे अंदर रहता है बट जिंदा नहीं है। क्योंकि वो जिंदा नहीं है तो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहा है और हम शेडर नहीं है। शेडर मतलब हम और लोगों को इन्फेक्शन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए रिपीट टेस्टिंग अब एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं और आपको 3 दिन में पिछले कोई भी तकलीफ नहीं हुई है, सो यू आर एज गुड एज अदर इंडिविजुअल्स। अनदर कॉमन क्वेश्चन इज, मुझे एक बार इन्फेक्शन हो गया, मैं ठीक हो गया, क्या मुझे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है? क्या री इन्फेक्शन हो सकता है? तो अभी इन लास्ट 4 मंथ्स ये देखा गया है कि देयर वर सम पेशेंट्स हु हैड टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब उनका टेस्ट 8 हफ्ते के बाद भी पॉजिटिव आया, तो ये शुरू हुआ कि इनको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ। लेकिन जब उसको हमने टेस्ट किया तो पता चला कि वो री इन्फेक्शन नहीं है, वो पहले वाले वायरस ही रह रहे हैं। सो अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं एंड दे आर सिग्निफिकेंट इनफ कि वो बीमारी से या वायरस से लड़ सकती हैं, तो आपको री इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, ऑल्दो आप टेस्ट में पॉजिटिव आ सकते हैं। सो RT-PCR के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इन्फेक्शन रह रहा है कि नहीं। सो अगर आप हेल्दी फील कर रहे हैं, आपको 28 दिन हो चुके हैं बिना किसी तकलीफ के, तो यू आर एक्चुअली ट्रीटेड एंड क्योर्ड। सिंस ये सारी कोरोना से जो फाइट है वो इम्यूनिटी की है,
तो ये देखा गया है कि जो लोगों का इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, चाहे किडनी डिजीज की वजह से, चाहे कार्डियक हार्ट डिजीज की वजह से, चाहे डायबिटीज की वजह से, या जो लोग स्मोकर्स हैं, जो हैवी स्मोकर्स हैं या क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनमें डिजीज के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल इंसान से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. सो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. सो अनदर कॉमन क्वेश्चन इज कि हमें कौन सा मास्क यूज करना है. क्या हर पेशेंट या कॉमन मैन को N95 की जरूरत है या सिंपल क्लोथ मास्क सफाइज करते हैं. सो जो सिंपल क्लोथ मास्क है वो सिर्फ इन्फेक्शन वाला पेशेंट अगर पहनेगा तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने क्लोथ मास्क पहना है तो वो इन्फेक्शन को रोक नहीं सकता है. सो सर्जिकल मास्क शुड बी यूज्ड. अगर आपको इन्फेक्शन है या आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं तो 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क इज द राइट ऑप्शन. जो N95 मास्क है वो सिर्फ उन डॉक्टर्स या हेल्थ केयर लोगों के लिए है जो एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर्स में होते हैं, जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी, नेबुलाइजेशन, या जिसमें कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं. उस केसेस में हमें N95 की जरूरत है. अदरवाइज सर्जिकल मास्क विच इज अ डिस्पोजेबल मास्क, जो कि सिर्फ 6 से 8 घंटे तक यूज हो सकता है एंड रीवॉश नहीं हो सकता, वो वाला मास्क आप यूज करेंगे. अभी हम जैसे लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ जा रहे हैं तो भी हमें पूरी सावधानी बरतनी है, बिकॉज अभी देखो नंबर अनलॉक होने के बाद से नंबर बढ़ना शुरू हो गया है. सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्राउडेड प्लेसेस लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, गेट टुगेदर, सोशल गैदरिंग, रिलीजियस प्लेसेस, जिम्स, जहाँ पे बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है, वहाँ पे अनटिल एंड अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट हमें वहाँ पर नहीं जाना है, बिकॉज वो साइट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन रेट रहता है. उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके मोस्ट ऑफ द कॉमन सवालों के जवाब मिल गए होंगे, बट आपको ध्यान